आप देख रहे हैं आजादपुर इंडिया का हेडलाइंस शो। आज है 7 अप्रैल 2025। मैं हूं आदिल खान आजाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों और पोर्टल से चुनी गई कुछ बड़ी खबरों को आपके सामने रखेंगे जिन्होंने आज सुर्खियां बटोरी। इस शो में आज आप देखेंगे ट्रंप की खूबसूरत चीज ने ग्लोबल मार्केट को हिला दिया। इंडिया को अकेले 19 लाख करोड़ रुपए का झटका। दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स में सिर्फ 12 घंटों में 6.4 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान। हांगकांग, ताइवान और सिंगापुर के बाजारों में कोहराम। आईसीसी के अरेस्ट वारंट से बचने के लिए नेतन्याहू ने 400 किलोमीटर एक्स्ट्रा रास्ते का लगाया फेरा। अमेरिका पहुंचा मिट्टी का शेरा। रशिया, चाइना, ईरान आए साथ। तीनों की आज मॉस्को में अहम मीटिंग। ईरान के न्यूक्लियर मसले पर हो सकता है कोई बड़ा फैसला। और 50% गजा पर इस्राएली फोर्स का कब्जा। आज भी दर्जनों फलस्तीनी शहीद। गुड इवनिंग। ट्रंप की खूबसूरत चीज ने दुनिया भर को झटका दे दिया है। एक ही झटके में इंडिया को 19 लाख करोड़ का फटका लग गया है। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के दुनिया भर में टैरिफ्स लगाने के फैसले के बाद ग्लोबल मार्केट्स में जबरदस्त हलचल मच गई है। पूरी दुनिया में मार्केट मेल्टडाउन का शिकार हो गई है। कहा जा रहा है कि ये साल 2007 के बाद से सबसे खराब हालत है मार्केट की। इंडिया भी इस असर से बच नहीं सका। सिर्फ मंडे के दिन ही इंडियन स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर्स को 19 लाख करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ गया। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स के फैसले का झटका अभी दुनिया महसूस कर रही है। पूरे मार्केट, शेयर बाजार हिल रहे हैं। एशिया और यूरोप के स्टॉक मार्केट्स में तेजी से गिरावट देखी गई है। सब बाजार धड़ाम से नीचे आ चुके हैं। यूरोपियन ट्रेड ऑफिशियल्स इस वक्त लग्जमबर्ग में एक इमरजेंसी मीटिंग कर रहे हैं, या जब तक आप खबर देखेंगे मीटिंग हो चुकी होगी, जहां ट्रंप के मूव पर रिस्पॉन्स तय किया जा रहा था या किया जा रहा है। जर्मनी ने तो सीधा कह दिया है कि अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी नॉनसेंस है, बकवास है। ये गिरावट सिर्फ इकोनॉमिक नहीं बल्कि डिप्लोमेटिक टेंशन्स को भी हवा दे रही है। जी, मुल्क के बीच रिश्ते बिगड़ सकते हैं। यहां यूरोप और अमेरिका के बीच ट्रेड वॉर के आसार नजर आ रहे हैं। पूरी दुनिया एक बड़ी मंदी की तरफ बढ़ रही है। मंडियां मंदी की तरफ बढ़ रही हैं। इतनी बर्बादी के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक बयान में क्या कहा वो आप सुनेंगे तो आप कुछ ना कुछ तो सोचेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि रेसिप्रोकल टैरिफ एक खूबसूरत चीज़ है। वाह वाह वाह, दुनिया भर के लाखों करोड़ों रुपए डूब गए और ट्रंप कह रहे हैं खूबसूरत चीज़ है। और उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिकन इस बात को किसी दिन ज़रूर समझेंगे, और अगर लोग ना समझे तो ट्रंप भी अपने दोस्त की तरह शायद कह देंगे, मेरी तपस्या में शायद कोई कमी रह गई होगी। इसी सिलसिले में दूसरी खबर यह है कि दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स में सिर्फ 12 घंटों के अंदर 6.4 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। हांगकांग को सबसे बड़ा झटका लगा है, जहां मार्केट 13.2% गिर गया, जो कि 1997 के बाद से सबसे बुरा दिन था। ताइवान के स्टॉक्स भी 9.7% नीचे गिर गए और एक नया एंटी रिकॉर्ड सेट कर दिया। वहीं सिंगापुर के शेयर में 7.7% की गिरावट आई। जो लोग शेयर बाजार को जानते हैं वो जानते हैं गिरावट कितनी बड़ी है। सिंगापुर वाली तो पिछले 16 सालों में सबसे बड़ी गिरावट है। ट्रंप के ट्रेड टैरिफ और ऑयल के दामों में तेजी से गिरावट। तेल सस्ता हो रहा है, आपको पेट्रोल सस्ता नहीं मिलेगा, तो ऑयल में और ट्रेड टैरिफ की वजह से और ऑयल में तेजी से गिरावट ने रशियन मार्केट को भी पूरी तरीके से हिला कर रख दिया। पुतिन परेशान है। जुमे को ट्रेडिंग के एंड तक मॉस्को एक्सचेंज में 8.5% की गिरावट देखी गई थी, 8.5। लेकिन सिर्फ 2 दिनों में मार्केट कैपिटलाइजेशन से 23.7 बिलियन डॉलर का सफाया हो गया रूस में। ये गिरावट सिर्फ लोकल नहीं बल्कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी का हिस्सा है, जिसमें ट्रंप के एग्रेसिव ट्रेड पॉलिसीज और ऑयल मार्केट का कोलैप्स मेजर रोल प्ले कर रहे हैं। देखते रहिए अपने आसपास क्या होता है। बढ़ते आगे, नेतन्याहू के डर की बात करते हैं। पूरी दुनिया में कह रहे हैं जंग हम ही जीतेंगे, लेकिन क्या हो रहा है? आईसीसी के अरेस्ट वारंट से डर गए हैं। नेतन्याहू ने एक लंबा चक्कर लेकर 400 किलोमीटर एक्स्ट्रा घूमकर अमेरिका का सफर पूरा किया है। इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने ये दावा है खबरों का। इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी आईसीसी के अरेस्ट वारंट के खौफ से सीधा रूट छोड़ दिया अमेरिका जाने का और एक लंबा रास्ता इख्तियार किया। हवा में ही लंबा रास्ता, गिरफ्तारी के रिस्क से बचा जा सके, ये एक मकसद था नेतन्याहू का। यूके बेस्ड मिडिल ईस्ट आई के मुताबिक, जो कि इन्ना ने भी खबर छापी है कि नेतन्याहू 400 किलोमीटर का एक्स्ट्रा रास्ता घूमकर अपने प्लेन से संडे को इतवार को वॉशिंगटन पहुंचा।
ये सब इसलिए किया गया ताकि उसका प्लेन उन कंट्रीज, उन ममालिक के ऊपर से ना गुजरे जहां जहां आईसीसी का अरेस्ट वारंट इन्फोर्स हो सकता है, लागू हो सकता है नेतन्याहू पर। इजरायली ऑफिशियल्स को यह कंसर्न था कि अगर किसी वजह से नेतन्याहू का प्लेन इमरजेंसी लैंडिंग करता तो आयरलैंड, आइसलैंड या नीदरलैंड्स जैसे ममालिक वहां पर नेतन्याहू को गिरफ्तार कर सकते थे। ये लोग करने के लिए बेताब हैं। इन्हीं ममालिक के आसमान को छोड़कर 400 किलोमीटर अलग से रास्ता इख्तियार करके नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप के दरबार में हाजिर हुए हैं, यही अर्ज लेके जो पिछली 2 खबरें थी कि हमारे टैरिफ्स कुछ कम करो यार, भैया हमारे टैरिफ्स कम करो, हम पे काहे लगा दिए, हम तो खैर बढ़ते आगे। रशिया, चाइना, ईरान के दरमियान एक अहम मीटिंग तय हुई है और इसका मुद्दा है ईरान का न्यूक्लियर मसला या ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है। इसको लेकर ट्रंप ईरान को लगातार धमकी दे रहे हैं। पर बैठक जो है अब इन तीनों के दरमियान जो है 7-8 अप्रैल को जो होने वाली, यानी आज और कल जो मॉस्को में होगी, वो ये बताती है कि कुछ बड़ा होने वाला है। बढ़ते आगे सर। रशिया, चाइना, ईरान के दरमियान एक अहम मीटिंग तय हुई है और इसका मुद्दा है ईरान का न्यूक्लियर मसला या न्यूक्लियर प्रोग्राम। इसको लेकर ट्रंप ईरान को लगातार धमकी दे रहे हैं। आप सबको पता है, कह रहे हैं ये साइन करो वरना फिर हमला करेंगे। 7-8 अप्रैल को यानी आज और कल मॉस्को में एक अहम मीटिंग होगी इन तीनों के दरमियान, रशिया, चाइना और ईरान के दरमियान। एक तरह से देखें तो ईरान, रशिया और चाइना अमेरिका और ट्रंप के मनमाने रवैये के खिलाफ एक साथ आ रहे हैं एक मंच पर। ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन इस्माइल बागई ने बताया है कि रशिया, चाइना और ईरान के दरमियान ट्राइलेटरल न्यूक्लियर कंसल्टेशन 7 और 8 अप्रैल को मॉस्को में होंगे। बागई ने कहा कि एक रेगुलर ट्राइलेटरल मीटिंग आज या कल मॉस्को में होगी, जहां चाइना, रशिया और ईरान न्यूक्लियर इश्यू, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन यानी JCPOA और UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 2231 पर गुफ्तगू करेंगे। इससे पहले 14 मार्च को बीजिंग में, चाइना में इन्हीं 3 कंट्रीज की डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर्स के दरमियान न्यूक्लियर इश्यूज पर डिस्कशंस हुए थे। रशिया ने उस वक्त कहा था कि वेस्टर्न कंट्रीज का जो अनफेयर रवैया है, मतलब भेदभाव वाला रवैया है, उसका जवाब देते हुए रशिया, चाइना और ईरान मिलकर ऐसी सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जो काम भी कर जाए और लंबे वक्त तक वजूद में भी रहे, चल भी सके, जिसमें ईरान का अमन के लिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का हक भी माना जाए, जैसे कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट में लिखा गया है। दोस्तों, ये मीटिंग एक अहम डेवलपमेंट है, जबकि वेस्ट और ईरान के दरमियान टेंशन्स बढ़ रही हैं और न्यूक्लियर प्रोग्राम एक सेंट्रल इशू बना हुआ है। तीनों के इस कदम से अमेरिका के साथ साथ इजराइल में भी थोड़ी बहुत बेचैनी तो बढ़ गई है। वैसे भी चाइना और रशिया ट्रंप के टैरिफ से भारी नुकसान उठाकर परेशान हैं। तो क्या ईरान को लेकर कोई बड़ा फैसला हो सकता है ताकि थोड़ा बहुत ट्रंप भी परेशान हो? देखेंगे। 1-2 खबरें यहाँ से जल्दी। सबसे पहले RT का मैं स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहा हूँ, एक वीडियो का स्क्रीनशॉट है। इसमें कहा गया है कि इजरायली मिलिट्री जो है बहुत ही सिस्टमेटिकली सारे घरों को लेवल कर रही है, ज़मींदोज़ कर रही है, बिल्कुल ताश के पत्ते की तरह गिरा रही है और तमाम खेतियों को बर्बाद किया जा रहा है गज़ा के बॉर्डर एरियाज़ में, ताकि वहाँ पर एक बफर जोन बनाया जा सके और रास्ते में कुछ भी ना रहे। ये वॉशिंगटन पोस्ट की खबर है जो डराती है। RT ने इसे एक पोस्ट के ज़रिए शेयर किया है, वीडियो हम नहीं दिखा रहे। अरब न्यूज़ ने जो कहा है वो समझ लीजिए। इजराइल कंट्रोल्स 50% ऑफ गाजा एज पैलेस्टीनियंस गेट स्क्वीज्ड इनटू श्रिंकिंग वेजेस ऑफ लैंड। फ़लस्तीनियों के पास ज़मीन तंग होती चली जा रही है क्योंकि लगभग 50% गज़ा की ज़मीन पर इसराइल ने अपना कंट्रोल जमा लिया है। कहीं कॉरिडोर्स बना दिए हैं, कहीं सिक्योरिटी जोन बना दिए हैं, कहीं बफर जोन बना दिए हैं और इसको लेकर वहाँ पर टैंक्स, हैवी मशीनरी, सोल्जर्स ये सब लगा दिए गए हैं और गज़ा के लोगों से कह दिया गया तुम यहाँ जाओ, तुम वहाँ जाओ, तुम उस तरफ जाओ। ऐसे भागते भागते उनकी ज़िंदगी बीत रही है। बहुत सी जगह पर अपने अड्डे जमा लिए हैं इसराइल ने। मैंने आपको पिछली खबर में बताया वो बहुत से सिलवार तरीके से इमारतों को गिरा रहे हैं ताकि बॉर्डर एरियाज़ में भी एक जोन बना सके। पता नहीं क्या होगा। बहुत से लोग मानते हैं ये जंग जीती जाएगी, इसराइल हार जाएगा। मुझे प्रैक्टिकली लगता है कि इसराइल जब गज़ा से निकलेगा तो गज़ा का जो नुकसान हो चुका है उससे और ज़्यादा नुकसान हो चुका होगा, चाहे ज़मीन छीनने के एतबार से या और जो कुछ बचा है उसे गिराने के एतबार से। कम प्रैक्टिकली तो सोचना चाहिए। लोग जो दिल में दिमाग रखते हैं
وہ یہ سوچ نہیں پاتے کہ ہماری آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں ان کی. وہ جو لکھا ہے یہ وہ دور نہیں ہے. خیر، اشرق الاوسط، میں کوئی بھوشیہ وکتا نہیں ہوں، لیکن جتنا پڑھا ہے اس حساب سے یہ نہیں ہے، کیونکہ کئی اور نشانیاں ہیں. اشرق الاوسط کی خبر ہے کہ اسرائیل نے ابھی پچھلے دن سنڈے کے دن غزہ میں بھاری ایئر سٹرائکس کی اور لگ بھگ 24 لوگوں کی جان لے لی، جس میں عورتیں اور بچے سب سے زیادہ ہیں. یہ روز کی حقیقت ہے، جو ایک سیاہ حقیقت ہے. میں پڑھتا ہوں، آپ سنتے ہیں. دنیا کے کئی بڑے اخباروں کے ذریعے اس میں اشرق الاوسط، عرب نیوز، دا نیو عرب اور انادولو، سنگوا، ان سب کے حوالے سے میں خبر دیتا ہوں. لوگوں کو لگتا ہے کہ سارے اسرائیلی اخبار ہیں. خیر، ایک اور خبر ہے الجزیرہ کی. ایک فلسطینی یو ایس سٹیزن تھا، لڑکا، ٹینیجر تھا. اس کو اسرائیلی فورسز نے ختم کر دیا گولی مار کر. آکوپائیڈ ویسٹ بینک کی یہ کہانی ہے. 14 سال کا وہ لڑکا تھا، یو ایس سٹیزن تھا، عمار محمد رابعہ. پتہ ہے کیوں گولی ماری؟ IDF نے. وہ پتھر پھینک رہا تھا. یہ پتھر کے بدلے گولی چلاتے ہیں، سمجھ لیجیے. آپ پیر میں مار سکتے تھے، ایسی جگہ ماری کہ صرف جان چلی جائے. یہ تو قصداً جان بوجھ کر جان لینے والی گولی چلانا ہوا. موروکو میں اسرائیل کی جو وار ہے غزہ میں، اس کو لے کر اس کے خلاف بہت پروٹیسٹ ہوئے، اور امریکہ کے خلاف بھی یہ پروٹیسٹ تھے. ہزاروں ہزار لوگ، یہ ماس پروٹیسٹ تھے، خالی پروٹیسٹ نہیں. ہزاروں ہزار لوگ. موروکو ایک عرب ملک ہے، وہاں کے لوگ سڑکوں پر نکلے. وہاں کی جو دارالحکومت ہے رباط، وہاں پر یہ مظاہرے ہوئے ہیں، اور کئی ہزاروں، مطلب 50، 60، 70 ہزار اس طریقے کی تعداد میں لوگ سڑکوں پر نکلے اور انہوں نے احتجاج کیا. سیریا کے پریزیڈنٹ احمد الشرا بھائی بھتیجا واد والی لائن پر چل رہے ہیں، جیسے ہمارے یہاں پالیٹکس میں چلتا ہے. ان کے بھائی، انہوں نے اپنے بھائی کو سینئر رول دیا ہے اپنی گورنمنٹ میں. ان کے بھائی کا نام ماہر الشرا ہے. حکومت کہیں بھی ہو، کوئی بھی ہو، بشار الاسد ہو یا احمد الشرا ہو، سب ایک ہی راستے پر چلتے ہیں. وفاداروں میں ڈھونڈنے کے نام آئے تو پھر وہ اپنوں کو ہی چنتے ہیں، جبکہ زندگی بھر جب وہ پاور میں نہیں رہتے تو سب کو وفادار مانتے ہیں. یہی سب کچھ ہوتا ہے. یہی تو حکومت کا ایک درپن ہے جو ہمیں دکھائی دیتا ہے. بہت بہت شکریہ. سلامت رہیے، خوش رہیے.